नमस्कार बहन भाइयों। आज जो हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे जातिवाद की। जातिवाद का हमारे राष्ट्र पर कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था, वो समस्त राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उन्हीं के द्वारा वो व्यवस्था होती है। समस्त नागरिकों को समस्त कार्य करने की आज़ादी प्राप्त होती है और यही परम लोकतंत्र की विशेषता होती है। राष्ट्र लोकतंत्र व्यवस्था से चलते हैं, वहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करने की, संवैधानिक कार्य करने की एक आज़ादी उन्हें दी जाती है। तो हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव इसलिए डाल देती है क्योंकि कुछ जातियाँ समूह में कार्य करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था है ही नहीं। हमारी जो व्यवस्था है वो जातिगत ना होकर एक नागरिक की भांति हमारी व्यवस्था है। कोई व्यक्ति किसी भी पद पर कार्यरत होता है तो वह एक नागरिक के रूप में शपथ लेता है। कोई भी वो जातिगत कोई भी पहलू लेकर वह शपथ नहीं लेता। शपथ एक भारत के नागरिक के रूप में ली जाती है। अब यदि हम कार्य एक नागरिक की हैसियत से करेंगे तो हमारी व्यवस्था एकात्मक होगी और संघात्मक व्यवस्था बनाने में बहुत अच्छा रोल होगा। लेकिन हम उसे ना कर हम जो यहाँ पर विशेषकर राजनीति में जो लिप्त होते हैं वो जातिगत व्यवस्था में होते हैं कि भाई इस जाति के ये नेता है, इस जाति के ये नेता हैं, इस जाति के ये नेता हैं। इस तरह से वो हमारे यहाँ जनता उसका समर्थन करती है। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्र पर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि अगर व्यवस्था इस तरह से हो, हमारे आम नागरिक आम सहमति से एक आम नागरिक होने के वास्ते अगर वो अपना वोट डालें तो फिर हमारी जो व्यवस्था है वो जातिगत ना होकर एक नागरिक के रूप में होगी। हमारे यहाँ जो लोग वोट डालते हैं वो जातिगत आंकड़े से डालते हैं। उनकी विचारधारा जातिगत होती है। वो एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस जाति विशेष की आवाज़ उठाते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारी आरएसएस और बीजेपी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये एक आम नागरिक की बात होती है। यही ध्येय प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। कोई भी पार्टी किसी एक विशेष समुदाय या विशेष जाति की नहीं होती, वह राष्ट्र की पार्टी होती है और राष्ट्रीय विचारों की पार्टी होती है और राष्ट्रीय विचारों की पार्टी राष्ट्र के लिए कार्य करती है। वही हमारे यहाँ आरएसएस और बीजेपी इसी कार्य को करती है। हमारे यहाँ पर जो भी चुनाव होते हैं उनमें विशेषकर जातिगत दृष्टिकोण देखा जाता है। जातिगत दृष्टिकोण के साथ वे लोग अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जातिगत विचारधारा के साथ विचारधाराओं के टकराव होते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि किसी विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे अपनी विचारधारा को बढ़ाते हैं, जबकि राष्ट्र की विचारधारा एक होनी चाहिए, राष्ट्र का व्यवस्था एक होनी चाहिए।
हमारे यहाँ पर जातियों में टूट कर एक राष्ट्रीय आवाज़ को अलग दिशा दे दी जाती है। पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि जो हमारे ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श ना करके वो जातिगत विचार विमर्श ज़्यादा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जातिगत विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में समस्याओं पर, अपने क्षेत्र की आर्थिक उन्नति पर, अपने क्षेत्र के विकासात्मक ढांचे पर अधिक से अधिक प्रश्न करने चाहिए, अधिक से अधिक मुद्दे उठाने चाहिए। आपके क्षेत्र में कितने केस सॉल्व हुए, कितने केस सॉल्व नहीं हुए, इन मुद्दों को उठाना चाहिए। कितनी बेरोजगारी हमारे यहाँ है, कितनी बेरोजगारी दूर हुई, कितना हमने रोजगार दिया, कितने लोगों को लोन दिलवाया, ये मुद्दे हमारे जनप्रतिनिधियों के होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ मुद्दे जातिगत लिए जाते हैं। राजनीति करने के उद्देश्य से लोग यहाँ जातिगत मुद्दे ज़्यादा बनाते हैं। कोई भी केस है वो जातिगत मुद्दों पर आधारित उठाया जाता है। ये हमारे यहाँ किया जाता है और इसी कारण से हमारे देश में हमारा जो एक राजनीतिक सिस्टम है वो डगमगा गया है। इसी को देश की आंतरिक व्यवस्था गड़बड़, आंतरिक व्यवस्था संतुलित ना होकर एक डिस्टर्बेंस की अवस्था में है, ये करा गया है। तो हमारे यहाँ जबकि ये काम नहीं होना चाहिए, तो जैसे किसी गाड़ी को सही दिशा में चलाया जाता है और गाड़ी भागती चली जाती है, लेकिन यदि उसी गाड़ी को रेत में, कंकड़ में, पत्थर में चलाया जाएगा तो गाड़ी फंसेगी, फिर उसे बैक किया जाएगा, फिर वो फंसेगी, तो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह से जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो ये उल्ट सुलट अनाप शनाप मुद्दे ये करते हैं जातिगत, उनसे हमारे देश की तरक्की रुकती है। इससे लोकतंत्र का विकास रुकता है और इसकी यातनाएं उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संवैधानिक पालन करते हैं, अपना जीवन एक आम आदमी तरह जीते हैं और अपनी जगह सही हैं। उनको ये भुगतान करने पड़ते हैं। आज देश में बेरोजगारी कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। लोग अपने संसाधन जुटाने में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है। व्यवस्था हमारी सही नहीं चल रही, उसकी कोई चिंता नहीं है। इन सब बातों को हमें उठाना चाहिए और तब हम एक जनप्रतिनिधि की भाषा में आगे बढ़ेंगे और वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए विकासात्मक पहलू होगा। लेकिन जो लोग जातिगत बोलते हैं, जातिगत मुद्दे लेते हैं, वो राष्ट्र की तरक्की को आगे नहीं करते। हमारे इस देश के 75 वर्ष निकल गए और 75 वर्षों में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी कि और देशों ने कर ली। चाइना को ही देख लो, 49 में आज़ाद हुआ, आज चाइना हमसे 8-10 गुना आगे है। उसने अपने पहाड़ों को भी पर्यटक स्थल में बदल दिया, जबकि हमारे यहाँ जो हमारे धार्मिक स्थल है वो भी हम पर अभी पर्यटक स्थल नहीं बनाए गए। ये तुलना है। चाइना ने अपना जीपीएस सिस्टम, अपना इंटरनेट बना लिया, हमारे यहाँ हम अमेरिका पर निर्भर हैं। कहाँ हैं हम? तो ये बातें हमें समझनी होगी और ये बातें तभी संभव है कि जब हम जातिगत सोच न रखकर अपने राष्ट्र के विषय में सोच रखें। एक जापानी अपने राष्ट्र को इतना प्रयासरत देखकर इतना खुश होता है, वो कहता है कि राष्ट्र मेरा है, यहाँ की संपत्ति मेरी है। अभी यहाँ हम अपनी संपत्ति मानते ही नहीं है, हम कहते हैं सरकार की संपत्ति है। अरे सरकार की कौन सी संपत्ति होती है? सब तुम्हारी तो संपत्ति है, देश तुम्हारा है, देश के चलाने वाले तुम हो।
तो ये सोच हमारी डेवलप होने की आवश्यकता है। तो मैंने ये विचार आपके समक्ष केवल इसलिए रखे क्योंकि लोग सोचते हैं कि जातिगत विचारधारा का कोई असर हमारे देश पर नहीं पड़ता। मैंने वो पहलू आपको रखे कि असर कैसे पड़ता है। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हमें तो वोट देनी है। ऐसा नहीं है। वोट शासन सत्ता को बदलने का एक हथियार है। अगर राजा गलत कार्य कर रहा है तो हम वोट के माध्यम से उसे अलग कर सकते हैं और वोट के माध्यम से ही उसे बदला जा सकता है। और यदि हम वोट इसी माध्यम से देंगे कि नहीं ठीक है हम तो सही कर रहे हैं, तो सही क्या कर रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं। तो यही एक माध्यम है और हमें अपनी विचारधारा को बदलकर राष्ट्रव्यापी विचारधारा हमें अपनानी होगी। जातिवादी विचारधारा त्यागनी होगी। जातिवादी विचारधारा से हमें आज़ादी लेनी होगी और राष्ट्रव्यापी विचारधारा हम लेकर जब चलेंगे तो हमारे देश में ये व्यवस्था बदलेगी और जब देश में व्यवस्था बदलेगी तो फिर देश एक विकासात्मक गति पकड़ेगा और जो एक भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाएगा। अभी हाल ही में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कुंभ के माध्यम से हुआ। लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई। कुछ चीज़ों को इस तरह से प्रचारित किया गया जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विरोधियों का तो काम ही विरोध करना है। तो ये बात जो होती है ये हमें देखनी होगी और जब हम देखेंगे तो फिर हमें उस देश को, उस राष्ट्र को आगे बढ़ाना होगा। तो मेरा यही सभी लोगों से आग्रह है कि जातिवाद की विचारधारा को त्यागिए और जातिवाद को छोड़िए, राष्ट्र को अपनाइए, राष्ट्र व्यापी विचारधारा बढ़ाइए, उसका विकास करिए। समस्त नागरिक राष्ट्र की धरोहर होते हैं, समस्त नागरिक राष्ट्र के ही होते हैं और समस्त नागरिकों से ही राष्ट्र का संचालन होता है। जातिवाद से केवल नेता अपनी राजनीति करते हैं और अपना विकास करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। जब हम इस बात को समझेंगे तो फिर हम पाएंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही कार्य कर रहे हैं। और यदि हम जाति के नाम पर लोगों को वोट देते रहेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम वोट तो दे रहे हैं लेकिन राष्ट्र गति नहीं कर रहा। इसलिए हमें अपना परिवर्तन जरूरी है। जो लोग समाज कार्य करें उन्हीं को आप सपोर्ट करें, सामाजिक व्यक्ति को नेता बनाएं। जो व्यक्ति सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ गति करे और अपना कार्य करे, वही समाज का रक्षक हो सकता है और वही समाज को आगे दिशा दे सकता है। और जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति जातिगत बात करते हैं वो कभी भी राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले नहीं होते। वो हमेशा दूसरे लोगों को चढ़ाने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काम आपको देखना है। भारत के विकास के लिए जातिवाद को छोड़ना जरूरी है। विश्व गुरु बनने के लिए जातिवाद को त्यागना जरूरी है। विश्व गुरु बनने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विचारधारा का होना जरूरी है। विश्व के कल्याण के लिए हमारी सनातन संस्कृति का होना जरूरी है। कर्मवादी संस्कृति ही एक मानववादी संस्कृति है।
इसीलिए हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है और भव्य है और विशाल है, और इसीलिए पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी संस्कृति है, जो एक परम लोकतंत्र की हमें विशेषता को दर्शाती है, परम लोकतंत्र की ओर इंगित करती है, परम लोकतंत्र की ओर दिशा देती है, और सभी लोग इसे बड़े प्यार से मानते हैं, किसी का विरोध नहीं दर्शाते। जबकि और संस्कृतियों में विचार विरोधात्मक होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति विरोधात्मक संस्कृति है ही नहीं, क्योंकि कर्मवादी संस्कृति है। ईश्वर ने सभी को प्राणी मात्र माना है और सभी को समस्त अधिकार दिए हैं। सभी व्यक्ति उनका लालन पालन करते हुए, अपने विचारों को प्रकट करते हुए विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, और एक जो कल्याणकारी रास्ता होता है उसे सिद्ध करते हैं। इसीलिए इसे कर्मवादी संस्कृति माना गया। तो मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। भारत माता की जय।